बात ये हुई थी कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की दो रिएक्शंस है। तो मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको यही दो रिएक्शंस पढ़नी पड़ेंगी। एक रिएक्शन को हम लोग नाम देंगे लाइट रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन का नाम देंगे डार्क रिएक्शन। और मैंने कहा था लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो बहुत बेस्ट है। लाइट रिएक्शन में सनलाइट को यूज करके हमें एटीपी और एनएडीपीएच मिलता है। और फिर ये जो एटीपी और एनएडीपीएच है इनका यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये कि अगर इस दुनिया में लाइट रिएक्शन ना होती तो डार्क रिएक्शन भी ना होती, क्योंकि लाइट रिएक्शन ना होती तो एटीपी एनएडीपीएच और एटीपी एनएडीपीएच ना बनता तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट। सो कल हम लोगों ने बीच में टॉपिक छोड़ दिया था क्योंकि आप लोगों ने कहा था सर टाइम हो गया, तो मैंने छोड़ दिया था। आगे बढ़ाता हूं मैं कि सर जो लाइट रिएक्शन है उसमें चार बातें मुख्य हैं। कल याद है मैंने बोला था जब भी आपको लाइट रिएक्शन देखने को मिलेगी तो चार बातें देखने को मिलेगी। पहला पॉइंट ये है कि आप लाइट का एब्जॉर्प्शन देखेंगे और लाइट का एब्जॉर्प्शन के बाद आप वाटर को टूटते हुए देखेंगे। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को क्या हम लोग फोटोलिसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। और जब वाटर टूटेगा ऑक्सीजन रिलीज होगी और जब ऑक्सीजन रिलीज हो चुकी होगी तो क्या बनेगा, एटीपी है। अगर आप रट रहे हैं तो रट लीजिए, नहीं तो आपको याद होना चाहिए लाइट रिएक्शन में मुख्य चार बातें हैं। वन इज splitting of water, oxygen release and formation of ATP and NADP, जिसमें हमें पहला प्रोसेस डिटेल में पढ़ना है। The first process is light absorption and the light absorption is by the photosystem। मैंने पढ़ाए थे यस फोटो सिस्टम पढ़ाया था। फोटो सिस्टम की संरचना आपको याद है, बीचों बीच रिएक्शन सेंटर है और पेरीफेरी में रिएक्शन सेंटर की एंटीना। और मैंने बोला था चाहे रिएक्शन सेंटर हो चाहे एंटीना हो, सब बने हैं पिगमेंट के टोटल चार पिगमेंट हैं, क्लोरोफिल और कैरोटीन। मैंने कहा था कौन मेन है, तो रिएक्शन सेंटर में हमेशा कौन होगा, क्लोरोफिल ए। बाकी एंटीना में कौन कौन होगा, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन। सो यहां से हमें पता चला था कि किसी भी फोटो सिस्टम की संरचना में एक बात पक्की है कि बीचों बीच में होगा रिएक्शन सेंटर और पेरीफेरी में एंटीना। एंड एंटीना इज मेड अप ऑफ मेन पिगमेंट के एसेसरी और एसेसरी पिगमेंट में चार की तीन वन इज क्लोरोफिल पक्का। और फिर मैंने बोला था कि इन फोटो सिस्टम की संरचना में फोटो सिस्टम दो प्रकार के हैं। शायद आपको याद हो कि सर फोटो सिस्टम है दो प्रकार के, एक है PS1 फोटो सिस्टम 1 और एक का नाम है PS2। व्हाट इज PS2? फोटो सिस्टम। तो बताओ PS1 और PS2। PS1 इज नोन एज फोटो सिस्टम 1 और PS2 इज नोन एज फोटो सिस्टम 2। अच्छा, चाहे PS1 हो चाहे PS2 हो, अपनी संरचना नहीं बदलने वाले। मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, संरचना में बीचों बीच में रिएक्शन सेंटर हो और पेरीफेरी में एंटीना। थैंक यू वेरी मच। अगर PS1 ऐसा है तो PS2 भी बिल्कुल ऐसा ही, बीचों बीच में क्या होगा, रिएक्शन सेंटर और रिएक्शन सेंटर के साथ साथ पेरीफेरी में एंटीना।
आज मुझे इसको और डिटेल में पढ़ाना, और डिटेल में, और इसको डिटेल में पढ़ाते वक्त मैं एनसीईआरटी की कुछ लाइनें आपके सामने पढ़ूंगा, उनका मतलब समझें। इन्होंने बोला कि जो रिएक्शन सेंटर है इट इज ऑफ क्लोरोफिल ए, तो भैया ये रहा क्लोरोफिल है। बोले इसका भी रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए का ही है। और यहीं पर सबसे बड़ी मुसीबत है कि अगर यहां पर भी क्लोरोफिल ए है और यहां पर भी क्लोरोफिल ए है, तो फिर ये PS1 क्यों और ये PS2? तो हम लोगों को बताया गया कि क्लोरोफिल ए के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, देयर आर सो मेनी मॉलिक्यूल। अब जरा ध्यान सुनना, जो कल मैंने नहीं पढ़ाया मैं आज उसे डिटेल में जा रहा हूं। बोलते हैं इस दुनिया में क्लोरोफिल ए के बहुत प्रकार के मॉलिक्यूल हैं। जैसे मैं बोलूं क्लोरोफिल ए 660, इसका मतलब ये मैक्सिमम 600 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। सुन लो, अगर मैं बोलूं क्लोरोफिल ए 660, इसका मतलब कितना लाइट? अगर मैं बोलूं 670, इसका मतलब क्लोरोफिल ए का ये मॉलिक्यूल भी क्लोरोफिल ए का ही है, लेकिन लाइट कितनी ऑब्जर्व करता है? 670 नैनोमीटर। अगर मैं बोलूं क्लोरोफिल ए 680, तो ये मैक्सिमम लाइट कितनी ऑब्जर्व? 680 नैनोमीटर की लाइट ऑब्जर्व करता है। अगर मैं बोलूं क्लोरोफिल ए 690, तो ये 690 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जर्व करता है। और अगर मैं बोलूं क्लोरोफिल ए 700 नैनोमीटर, तो ये 700 नैनोमीटर की लाइट ऑब्जर्व करता है। एक बात जो आपको माननी चाहिए, अगर आप पिगमेंट सिस्टम में स्पेक्ट्रम देखने गए तो 660 भी रेड ही है, 670 भी रेड है, 680 भी रेड है, 690 भी रेड है और 700 भी रेड है। ऑल ऑफ देम आर रेड लाइट, लेकिन रेड लाइट का एक भी स्पेक्ट्रम की नहीं। यानी क्लोरोफिल ए किस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा? 660 नैनोमीटर। क्लोरोफिल ए 670 नैनोमीटर, फिर 680 नैनोमीटर, फिर 690, फिर 700। याद रखना, 660 नैनोमीटर लाइट एब्जॉर्ब करने की वजह से हम लोग इसे P660 बोलते हैं, जहां पर P का मतलब है पिगमेंट 660। इसे हम लोग P670 बोलते हैं, इसका मतलब है पिगमेंट 670। इसे बोलते हैं P680, इसका मतलब पिगमेंट 680। और इसको बोलते हैं P690, इसका मतलब पिगमेंट 690। और इसको बोलते हैं P700, इसका मतलब पिगमेंट 700। यहाँ पर P का मतलब क्लोरोफिल ए ही है, तो अगर मैं P बोल रहा हूँ 660, तो ये क्लोरोफिल ए है। 680, 670, 700, ये सारे के सारे पिगमेंट क्लोरोफिल ए को ही रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, अगर आप इनके वेरिएशन सीख चुके हैं तो मुझे दोबारा बताइए मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप बताएंगे? बताओ, PS कितने प्रकार के? एक कौन? PS1 और एक PS2। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। PS1 में से, PS1 में हो चाहे PS2 हो, हर एक फोटो सिस्टम का रिएक्शन सेंटर किसका बना है? आइए जल्दी आइए। रिएक्शन सेंटर किसका बना होगा? क्लोरोफिल ए। और ये भी रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए। लेकिन क्लोरोफिल ए एक प्रकार के कि बहुत सारे? कुछ 660, कुछ 670, कुछ 680, कुछ 690, कुछ 700। तो इसमें अंतर इतना बताया गया कि जो PS1 है ये पहले डिस्कवर किया गया, फर्स्ट डिस्कवर्ड सिस्टम, पहले डिस्कवर किया गया। और डिस्कवर करके ये माना गया कि जो रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल ए है, इसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन 700 नैनोमीटर का है। यानी यहाँ पर क्लोरोफिल ए तो है, लेकिन सारे क्लोरोफिल ए हैं कि 700 नैनोमीटर, यानी P700 यहाँ है। और दूसरा, इसके रिएक्शन सेंटर में बताया गया यहां पर जो रहता है इट इज P680। फिर से बोलो, तो बताओ क्या ये भी क्लोरोफिल ए है? ये भी क्लोरोफिल ए है, पर दोनों क्लोरोफिल एक है कि अलग अलग? ये वाला 700 नैनोमीटर और ये वाला 600। एक 700 नैनोमीटर की पीक को एब्जॉर्ब करता है, एक 700।
बताओ, ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? ये भी करेगा। दोनों की वेवलेंथ एक है? यस सर। एक की अलग, ये मैक्सिमम और ये पक्का। बाकी हमको एक चीज मालूम है कि सर यहां पर क्लोरोफिल भी होगा, ज़ैंथोफिल होगा, कैरोटीनॉइड होगा। वेरी गुड, शाबाश। अभी आप सब कुछ नहीं जानते, मैं फिर से बोल रहा हूं। सर हमें इतना मालूम है यहां पर क्या होगा, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन। तो बताओ एंटीना में एक लोग कि तीन लोग? बोलो कौन कौन? क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन। और रिएक्शन सेंटर पर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ए दोनों बार एक ही के अलग अलग। यहाँ पर 680, यहाँ पर 700। पक्का? तो बताओ जो PS1 है उसमें 700 नैनोमीटर का P700 और यहाँ पर 680। ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है, पूरी तरीके से नहीं। तो आप सत्यता की तरफ ध्यान दें। इधर बोलते हैं माना सर कि आपने बोले पिगमेंट क्लोरोफिल ए के बहुत सारे हैं, तो माना कि ये 700 नैनोमीटर यहाँ पर है, तो फिर 660 कहाँ है, 670 कहाँ है, 690 का, क्योंकि 680 तो वहां चला। तो मैंने बोला यस, यहाँ क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और बेटा कैरोटीनॉइड के अलावा क्लोरोफिल ए भी है। मरे तो क्या कह रहे हो? अभी तक तो पढ़ाते आए हो क्लोरोफिल ए जो होता है वो रिएक्शन सेंटर में होता है, अब बोरा गए होता। अब कहने लगे क्लोरोफिल ए एंटीना में भी होता है। यस, क्लोरोफिल ए एंटीना में भी होता है, लेकिन वो क्लोरोफिल ए एंटीना में नहीं होता जो कहाँ है, रिएक्शन। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा होगा? 660, 670, 690, 680, ठीक है 680 नहीं आया। और एक बात याद रखना, रिएक्शन सेंटर से ज्यादा पीक कभी भी एंटीना की हो सकती कि नहीं हो सकती? याद रखना। इसका मतलब अगर 700 यहां है तो बताओ 700 से सारे कम यहां होंगे? नो सर। और 700 से कम कौन कौन है? 660, 670, 690। और आप बोलोगे 680 भी होना चाहिए। और 680 ने यहां जगह पा ली है, PS1 में कि PS2 में? 1 में कि 2 में? और इस वजह से क्लोरोफिल ए का 660 और 670 मॉलिक्यूल यहाँ पर है। बताइए यहाँ पर क्लोरोफिल ए का 660, 670, 690, यहाँ पर 660, 670। क्यों 690 हो ही नहीं सकता? क्योंकि रिएक्शन सेंटर से ज्यादा एंटीना का एब्जॉर्प्शन पीक जा सकता है कि नहीं? तो अगर राजा 680 है तो बताओ प्रजा 680 से यहाँ का राजा 700, तो इसका 700 से कम। इसीलिए बोलते हैं कि एंटीना में क्लोरोफिल ए भी है, क्लोरोफिल बी भी है, ज़ैंथोफिल भी है, कैरोटीनॉइड भी है। कुछ लोग बोलते हैं सर आप गलत पढ़ा रहे हो, तो मैं एनसीईआरटी की लाइन पढ़ाता हूँ। बिकॉज एंटीना इज ऑल्सो नोन एज LHC। व्हाट इज LHC? एंड दिस एंटीना इज ऑल्सो नोन एज LHC। व्हाट इज LHC? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या दोनों लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हैं? और दोनों लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एक जैसे कि अलग अलग? पता नहीं। दोनों में ज़ैंथोफिल, यस, कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल ए है, लेकिन जो क्लोरोफिल ए यहाँ है वही सारी यहाँ नहीं है, कुछ है। पक्का? और बताओ यहाँ का रिएक्शन सेंटर यहाँ पर। अब सुनो, एनसीईआरटी कहती है LHC है वो ऑल द पिगमेंट। LHC, what is LHC? Light harvesting complex have all the pigment except chlorophyll A. No, except one molecule of chlorophyll A. कौन सा मॉलिक्यूल? 7। फिर से सुनो, जल्दबाजी में मत रहो, नहीं घर यहां से बाहर निकलोगे फिर गालियां निकालोगे। बुक बोलती है LHC है ऑल द पिगमेंट। इसका मतलब LHC में क्लोरोफिल ए भी है,
क्लोरोफिल बी भी है, ज़ेंथोफिल भी है, कैरोटीनॉइड भी है, एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। और वो वन मॉलिक्यूल कहाँ है? रिएक्शन सेंटर। कहाँ पर? या फिर LSC have all the pigment यानी chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophyll, carotene except and that one molecule chlorophyll is present in reaction center। बताओ दोनों का रिएक्शन सेंटर सेम कि अलग है? यहाँ पर नहीं है। चलिए नोट बुक दीजिए मुझे। कुछ NCERT की लाइनें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए मेरे साथ पढ़िए, वरना ये बहुत मुश्किल करेगा। आप घर जाओगे, आप एक दूसरे से लड़ोगे। पेज नंबर 211 है। मैं 211 पेज की लाइनों को समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझने की कोशिश करिए। लाइट रिएक्शन और द फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन। बताइए लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम? फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड light absorption, water splitting, oxygen and the formation of high energy chemical intermediate ATP NADPH। भूले नहीं हो तो मैंने बता दिए थे पहले। लाइट रिएक्शन में एक काम की चारों लिखे हैं। पहला लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज, फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH। अच्छा आगे सुनो। Several protein complex are involved in the process। इनमें बहुत सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है। The pigment are organized into two discrete light harvesting complex। बताओ कितने LSC हैं? एक LSC PS2 का और एक PS1। सर ऐसा कहाँ लिखा है? मैंने कहा मैंने पूरा कहाँ पढ़ा? देखो पूरा पढ़ रहा हूँ। The pigment are organized into two discrete photochemical light harvesting complexes within PS1, PS2। तो LHC किसके अंदर है? PS1 के और PS2। यानी LHC ये वाला किसके अंदर? PS2 के, और ये वाला PS1। ये मैंने बोला कि NCERT? फिर से बोलो, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहां पर है? PS1 में भी और PS2। आगे these are named in the sequence of their discovery। इसका मतलब पहले कौन खोजा गया और बाद में PS2 and not in the sequence in which they function during the light reaction। ये उस सीक्वेंस में नहीं रखे गए हैं जिस दौरान सीक्वेंस में रिएक्शन होती है, बल्कि किस सीक्वेंस में? तो पहले कौन खोजा गया? फिर PS2। अब इसके बाद की लाइन को अंडरलाइन करना है। The LHC are made up of 100 of pigment molecule bound to protein, and now each photosystem has all the pigment except one molecule of chlorophyll A, forming a light harvesting system also called as antenna। पहली बात तो मैं पक्का बोल रहा हूँ, what is LHC? एंटीना। उसका ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीना, और एंटीना में सारे पिगमेंट हैं एक्सेप्ट क्लोरोफिल है। ये नहीं लिखा है एक्सेप्ट क्लोरोफिल है, इसमें लिखा है ऑल द पिगमेंट एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। फिर से पढ़ रहा हूं मैं, पेज नंबर 211 की लाइन फिर से पढ़ रहा हूं। यस, ईच फोटोसिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, फॉर्मिंग अ लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीना। इसका मतलब वो मानते हैं कि एंटीना में सारे मॉलिक्यूल है, इवन क्लोरोफिल ए भी है, लेकिन क्लोरोफिल ए के सारे मॉलिक्यूल की एक्सेप्ट वन। इसका मतलब वो मानते हैं कि LHC में क्लोरोफिल ए है, बी भी है, कैरोटीनॉइड है, ज़ेंथोफिल है, क्या नहीं है? क्लोरोफिल ए नहीं है कि वन मॉलिक्यूल। तो फिर वो कहाँ है? वो भी लिखा हुआ, आगे देखो, आगे लिखा है, आगे लिखा है दीज पिगमेंट हेल्प टू मेक फोटो सिस्टम मोर एफिशिएंट बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। आगे की लाइन देखो, बहुत लिखता है द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म द रिएक्शन। तो जो LHC में नहीं है वो कहाँ है? रिएक्शन। ये सुनील सर ने बोला। अगर कुछ लड़ाई लड़नी है मुझसे लड़ लो,
क्योंकि अभी इसके तरह तरीके की बातें वर्जन लेके तुम आओगे, फला सर ने ये बोला, फला सर ने ये बोला, हमको नहीं चाहिए। किसी सर का नाम मत लेना, मुझे एनसीईआरटी की लाइन बताओ। एलएचसी के सामने एंटीना लिखा है, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीना। इसका मतलब एंटीना और रिएक्शन सेंटर एक ही है कि अलग अलग? अलग अलग। और एंटीना में सारे पिगमेंट हैं एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए, एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल, एंड दैट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन रिएक्शन सेंटर। वो कहां प्रेजेंट है? और दोनों का रिएक्शन सेंटर एक ही का अलग अलग? एक का 680, एक का 700। आगे की लाइन यही लिखा है, देखो। द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ फोटो सिस्टम। PS1 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हैज एन एब्जॉर्प्शन ऑफ 700 नैनोमीटर, यानी PS1 में कौन है? 700, hence called as P700. What is P? Pigments है. While in PS2 it has absorption maxima at 680 and also called as P680. किसी को कोई दिक्कत? कोई लाइन? अच्छा, अब मैं पूछ रहा हूं, जवाब देना। फोटो सिस्टम कितने प्रकार के हैं? एक कौन? और एक। क्या तुम पक्का बता सकते हो कि PS1 और PS2 क्या है? किसी भी फोटो सिस्टम की संरचना में बीचों बीच कोई है, उसका नाम रिएक्शन सेंटर। बाहर एंटीना है। आज तक हमने एंटीना पढ़ा, एलएचसी नहीं पढ़ा। आज तक हमने क्या पढ़ा? एंटीना, एलएचसी नहीं पढ़ा। आज पढ़ने जा रहे हैं। फिर बताया गया कि रिएक्शन सेंटर और एंटीना में रिएक्शन सेंटर पे हमेशा कौन होगा? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल है दुनिया में एक की बहुत। क्या ये 660 हो सकता है? 70 हो सकता है? 80 हो सकता है? 90 हो सकता है? 700 हो सकता है? तो बताओ, दो लोगों ने चुना रिएक्शन सेंटर, एक कौन? 680, 700। बाकी लोग गए एंटीना में। और एक रूल है कि रिएक्शन सेंटर से ज्यादा एब्जॉर्प्शन एंटीना का। तो 700 वाले में तो सारे क्लोरोफिल मिलेंगे, लेकिन 680 वाले में 680 के नीचे। यस और नो? अब बताओ, क्या हमारे पास रिएक्शन सेंटर है? रिएक्शन सेंटर है, एंटीना है, एंटीना है। बुक ने एंटीना का नाम क्या रखा है? LHC। व्हाट इज LHC? लाइट हार्वेस्टिंग। क्या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एक ही जगह की दोनों जगह? बुक लिखती है दे हैव द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स विद इन PS1 एंड PS2, यानी PS1 में भी और PS2 में भी। और फिर बोला गया है लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम और हैव ऑल द पिगमेंट एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए के एक्सेप्ट वन। इसका मतलब वो मानते हैं कि एलएचसी में क्लोरोफिल ए भी है। यस और नो? लेकिन सारे है कि सारे नहीं है? सारे नहीं, उनमें से दो नहीं है। एक में 680 और एक में 700। तो वो सिंगल मॉलिक्यूल जो नहीं है वो एंटीना में नहीं है, तो कहाँ है? रिएक्शन। और उसी रिएक्शन सेंटर की वजह से कितने प्रकार के लोग? दो, एक PS1 और एक PS1 का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन 700, 600। नहीं आया? तो बताओ, एलएचसी का दूसरा नाम एंटीना। एंटीना होगा फुल फॉर्म लाइट हार्वेस्टिंग। और बोलते हैं दीज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड फोटो सिस्टम दे आर अरेंज इन अ स्कीम। ये सारे के सारे फोटो सिस्टम आपको ये एक स्कीम में अरेंज मिलते हैं, और उस अरेंजमेंट ऑफ द स्कीम का नाम है जेड स्कीम। अरेंजमेंट इन अ पर्टिकुलर स्कीम, एंड दिस स्कीम इज नोन एज जेड स्कीम। इस जेड स्कीम को बुक ने एक टॉपिक में पढ़ाया है, और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ओनली। बुक में देखो क्या लिखा है? सिस्टम भी लिखा है? नहीं लिखा। उन्होंने कहा है इस जेड स्कीम को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट समझना पड़ेगा। तो बोलते हैं पूरे फोटो सिस्टम एक प्रकार की स्कीम में है। भूमिका क्या बताया इसने? हाँ बताओ, खड़ी हो। क्योंकि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। एक कहानी सुनाएगी कि कुत्ते की पूंछ को एक बड़ी सीधी रॉड में 15 साल के लिए रखा गया। लाइफ स्पैन होता है कुत्ते का 15 साल।
पर जैसे ही वो मरने वाला था, वो पाइप हटाई गई, पूछ टेढ़ी की टेढ़ी। क्या बोला इन्होंने? मैंने सुना नहीं। पेन? ऐसे कान में मांगते पेन? वारे मेरे दोस्ती, जय वीरू, ये दोस्ती हम ना तोड़ेंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अच्छी बात होनी भी चाहिए, अच्छी दोस्ती। एक साथ मार खाए, एक साथ पले बड़े, एक साथ सेलेक्ट हुए, एक साथ पढ़ने गए, ऐसी दोस्ती की कहानी याद आ गई। सिर खेड़ा की किताब में मैंने पढ़ी थी, अचानक इमोशनल हो रहा हूँ, पढ़ा सुना ही देता हूँ। सिर खेड़ा सुन, इन्होंने किताब लिखी है यू कैन विन, जीत आपकी। तो एक्चुअली उन दोनों किरदार के एग्जैक्ट नाम नहीं मुझे मालूम। लेट्स सपोज दीज आर द टॉम एंड हैरी। मुझे मालूम नहीं कि उन दोस्तों का नाम क्या था, मैं भूल चुका हूं, मैंने बहुत दिन पहले पढ़ी थी, बट दे आर द टॉम एंड हैरी। नहीं, नाउ दीज आर टॉम एंड हैरी। मैं कोई कार्टून कैरेक्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं ऐसे ही नाम ले रहा हूं। मैं सिर खेड़ा की उस किताब के दोनों कैरेक्टर के नाम भूल चुका हूं। कहानी सुनो, ये ए और बी भी हो सकते हैं। मैंने टॉम एंड हैरी बोला। टॉम हैरी एक ही मोहल्ले के रहने वाले दो लड़के, बचपन में एक साथ पले बड़े, एक साथ स्कूल गए, एक साथ कॉलेज गए, एक साथ एग्जाम पास किया मिलिट्री का, एक साथ सैनिक बने और सैनिक बनकर के एक साथ फ्रंट पे गए। फ्रंट मतलब युद्ध, वॉर। और जब वॉर में गए तो इतने दिनों तक साथ रहते थे कि दोनों एक दूसरे को बखूबी जानते थे, इतना बखूबी जानते थे कि दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद, रहना खाना पीना सब जानते। पर जब वो वार पे गए तो दो अलग अलग मोर्चों पे भेजे गए, एक ए मोर्चा और एक बी मोर्चा। पहली बार जिंदगी में वो अलग अलग मोर्चों से लड़ाई लड़ गए। यानी टॉम ए मोर्चे से लड़ाई लड़ रहा था, हैरी बी मोर्चे से लड़ाई लड़ रहा था। दोनों ने जाते वक्त एक दूसरे को गुड बाय किया, फिर मिलेंगे यार, जिंदगी रही, फिर से मिलेंगे। युद्ध चल रहा। युद्ध होते होते अचानक खबर आई कि ए मोर्चे की, ए फ्रंट के सारे सैनिक की डेथ हो चुकी है। सारे सैनिकों की डेथ हो चुकी है। और ये खबर बी वाले मोर्चे तक पहुंची जहां पर हैरी था। पर हैरी से टॉम ने वादा किया था कि एक बार और मिलेंगे यार, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तो हैरी ने अपने कमांडर से कहा कि मैं ए वाले मोर्चे पे जाना चाहता हूं। बोले क्यों आना चाहते हो? बोले मुझे अपने दोस्त से मिलना है। बोला यार अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं, गोलियां बारी चल रही हैं और पूरे के पूरे सैनिक मर चुके। उसने कहा नहीं, बस मुझे एक बार जाने दीजिए। तो कमांडर ने कहा यार जाओगे तुम भी मर सकते हो। बोला नहीं, मुझे जाना है, जिंदगी का आखिरी काम अगर करना है तो मुझे अपने दोस्त से मिलना है। तो ये हैरी टॉम से मिलने के लिए ए मोर्चे पे गया। उसने देखा सारे सैनिक मर चुके हैं। ढूंढते ढूंढते वो टॉम की बॉडी के पास पहुंचा। टॉम की आखिरी सांसें चल रही थी। और जैसे ही टॉम ने हैरी को देखा, टॉम ने कहा हैरी से, दोस्त मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे। और ये कह के वो मर गया। कहानी खत्म। हंसी आ रही, सही इमोशनल स्टोरी। बिलीफ देखिए, वो केवल इसलिए जिंदा था, कौन आएगा? और हैरी इसलिए गया कि उसे टॉम वहां पर मिलेगा। इसे बोलते हैं बिलीफ सिस्टम। अगर दोस्ती में इतना बिलीफ सिस्टम है, देन यू आर अ रियल फ्रेंड। अदरवाइज सब दिखावा है। मैं क्या पढ़ा रहा था, इमोशनल हो गया, मैं भारी हो गया। सॉरी यार, ऑनलाइन वालों में तो इमोशनल हो गया। कभी किसी के पास ऐसा दोस्त रहा है? हाँ, मेरे पास रहा है। पूर्वाल सर, कल मैंने कहा था ही इज अ गुड टीचर, इज अ डैम गुड टीचर, बहुत बढ़िया टीचर है।
बट इज अ फेक मैन, वो एक झूठा आदमी है। तुमने उससे उम्र नहीं पूछी? पूछा? इज अ डैम गुड टीचर। पुरवाल सर से बेहतर टीचर कहीं नहीं मिलेगा। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। तो भैया हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे। अब देखो दोस्ती वाला काम मत करना, अच्छी दोस्त के लिए बात करने की जरूरत नहीं है, अपना काम करते। तो हुआ क्या कि जो फोटो सिस्टम है वो अरेंज है, किसमें अरेंज है? जेड स्कीम, एक स्कीम में अरेंज है, और ये रिएक्शन चालू करते हैं PS2 से। एक फोटो सिस्टम है PS2, उसमें पिगमेंट 680 नैनोमीटर की मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और इस पर सनलाइट पड़ती है। सॉरी, जस्ट बिकॉज मैंने एंटीना नहीं बनाया तो पिगमेंट रूट गया। आइए एंटीना भी बना देते हैं। ये रहे एंटीना, और जब इस एंटीना पर लाइट पड़ती है तो ये लाइट एंटीना से होते हुए पिगमेंट सिस्टम 1 पे जाती है, सॉरी पिगमेंट सिस्टम 2 पे जाती है। पिगमेंट सिस्टम 2 से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है जो कि हाई एनर्जी है। कोई बताए क्यों? आपको मालूम होना चाहिए यहां से क्या आ रहा है, फोटोन। फोटोन आया, और फोटोन से मेटल में एक इफेक्ट होता है। मेटल में, किसमें? दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक वैसा ही इफेक्ट फोटोन जब पिगमेंट में पड़ता है तो क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि ये फोटोन के पास हाई एनर्जी होती है, और इस हाई एनर्जी को ये ट्रांसफर करते हैं, और ट्रांसफर पिगमेंट सिस्टम 2 के क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल तक जाता है। किसके? क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेकर के बेटा अप हिल जाते हैं। डाउन हिल की अप हिल? अप हिल मतलब हाई एनर्जी लेवल की लो एनर्जी लेवल, और वो अपनी ऑर्बिट में रहते हैं कि छोड़ देते हैं, और ऑर्बिट को छोड़कर वो एक एक्सेप्टर पे जाते हैं, नाम है प्राइमरी एक्सेप्टर। PA इज, वो प्राइमरी एक्सेप्टर नाम के मॉलिक्यूल तक पहुंचते हैं। प्राइमरी एक्सेप्टर पहुंचने पर ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी, हाई एनर्जी लेकर के जाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन को याद आता है कि ये हाई एनर्जी इज अ ट्रांजिएंट, परमानेंट की ट्रांजिएंट, यानी ये एनर्जी बहुत दिनों तक रहेगी नहीं। इसलिए इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लॉस करके अपना इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर प्लास्टोक्विनोन नाम के केमिकल को या मॉलिक्यूल को देते हैं। ये आपकी बुक में यहां नहीं बना, आगे बना है, इसलिए प्लीज राइट इट डाउन। जब मैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस लिखाऊंगा तब ये लिखा हुआ मिलेगा। इसलिए आपको लगे कि एनसीईआरटी में नहीं है तो आप बेवकूफ है। एनसीईआरटी में है पर यहां नहीं है, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में। तो प्राइमरी एक्सेप्टर जब अपना इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन को देता है तो एनर्जी डाउन होती है। डाउन होती है तो अपहिल की डाउन हिल। याद रखना, ये अपने इलेक्ट्रॉन को फर्दर भेजते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ETS में। किसमें? यानी कि प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन और भी डाउन हिल आता है, और भी डाउन हिल आता है, और अब की बार वो घुसता है ETS में। व्हाट इज ETS? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इसकी ट्रेवलिंग अपहिल है कि डाउन हिल? डाउन। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज मेड अप ऑफ साइटोक्रोम B6F। साइटोक्रोम B6 और F से बना हुआ है ETS, और इसमें इलेक्ट्रॉन डाउन हिल जाता है। डाउन हिल जाते जाते इलेक्ट्रॉन और भी डाउन हिल आता है, और ये फाइनली प्लास्टोसाइनिन, प्रियंका चोपड़ा ने, हाँ PC मतलब प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन नाम के मॉलिक्यूल तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है? प्लस। तो बताओ ये मूवमेंट अपहिल हुए और ये बताइए अपहिल में कहां पर पहुंचे? प्राइमरी एक्सेप्टर, फिर डाउनहिल में प्लास्टोक्विनोन, फिर डाउनहिल में ETS, फिर डाउनहिल में प्लास्टोसाइनिन। जब ये प्लास्टोसाइनिन में पहुंचता है तो प्लास्टोसाइनिन इज नोन एज प्लग मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल? क्योंकि इसका कनेक्शन PS2 के साथ भी है, सॉरी PS1 के साथ भी है। क्या आपको PS1 याद है? PS1 में क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का P700, बोलो कौन? और P700 में भी सनलाइट पड़ रही थी,
और इसमें से भी इलेक्ट्रॉन अपहिल गया था और इसका भी इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर पे गया था। याद रहे ये दोनों प्राइमरी एक्सेप्टर अलग अलग हैं। PS2 का प्राइमरी एक्सेप्टर अलग, PS1 का प्राइमरी एक्सेप्टर अलग। याद रखना प्राइमरी एक्सेप्टर से फर्दर ये इलेक्ट्रॉन डाउन हिल आता है NADP प्लस पर, और NADP प्लस से इलेक्ट्रॉन और डाउन हिल आकर के क्रिएट करता है NADPH प्लस H प्लस। इस दौरान आपने एक चीज ध्यान नहीं दी कि जो PS2 का इलेक्ट्रॉन था वो पहुंचा था प्लास्टोसाइनिन तक, और ये प्लास्टोसाइनिन इस इलेक्ट्रॉन को किसे दे देती है? PS1 को दे देती है। सो आप मेरे साथ कुछ चीजें पढ़ेंगे और ध्यान से बताएंगे मैंने क्या बोला। बताइए PS2 पे क्या पढ़ी? सनलाइट। क्या पढ़ी? सनलाइट पढ़ने से क्या रिमूव हुआ? मजा नहीं आया? इलेक्ट्रॉन डाउन हिल गया क्या? प्राइमरी एक्सेप्टर तक गया। प्राइमरी एक्सेप्टर से ETS पे आया थ्रू प्लास्टोक्विनोन, अपहिल की डाउन हिल। इलेक्ट्रॉन ETS से आया PS1 में थ्रू PC। व्हाट इज PC? अपहिल की डाउन हिल। तो पहला मूवमेंट, दूसरा, तीसरा, फिर मजा नहीं आ रहा मुझे? देख लो ध्यान से। पहला मूवमेंट, अरे आइटम काहे सो रहे हो? पहला मूवमेंट, दूसरा, फिर दीज मूवमेंट आर लीनियर और जिगजैग। फिर से बोलो। और इस जिगजैग मूवमेंट की वजह से इसका नाम जेड स्कीम नहीं है। नहीं है। जो बोल रहा हूं मेरी बात को मार्क करो। नहीं है मतलब नहीं है। ये तुमको गलत पढ़ाया गया। मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने कभी नहीं पढ़ाया। अगर तुमने मेरे से कहा कि मैंने पढ़ाया तो तुमको मैं थप्पड़ियाऊंगा। ये मोशन जिगजैग है, इस वजह से जेड स्कीम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले लो एनर्जी से, मेरे साथ बात कर लो पूरी, कोई भी बात छूटनी नहीं चाहिए। इलेक्ट्रॉन पहले कहां से गया? लो एनर्जी से हाई एनर्जी। फिर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से कहां गया? लो। और फिर लो एनर्जी से कहां गया? हाई एनर्जी। और फिर हाई एनर्जी से कहां गया? लो। तो कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन कर रहा है, पहले अप हिल, फिर डाउन हिल, फिर अप हिल, फिर डाउन हिल, और इस जिगजैग मोशन की वजह से इसका नाम जेड स्कीम होना चाहिए। नहीं है। क्यों? क्योंकि बुक लो एनर्जी की बजाय इस बात पर ज्यादा ध्यान दे रही है, और उस बात का नाम है रेडॉक्स पोटेंशियल। क्या नाम है? वो मानते हैं कि हर इलेक्ट्रॉन कैरियर का यहां पर एक रेडॉक्स पोटेंशियल है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैरियर यहां पर रेडॉक्स रिएक्शन कर रहे हैं, और रेडॉक्स रिएक्शन करने की वजह से हर बंदे का अपना एक रेडॉक्स पोटेंशियल है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा लो रेडॉक्स पोटेंशियल से हाई रेडॉक्स पोटेंशियल पर जाता है, और हाई रेडॉक्स पोटेंशियल से फिर कहां से आता है? लो रेडॉक्स पोटेंशियल। और फिर बेटा लो रेडॉक्स पोटेंशियल से वो कहां जाता है? हाई रेडॉक्स पोटेंशियल। बोलते सर बकवास कर रहे हो, बात तो वही है। वही बात नहीं, अभी थोड़ी देर बाद देखोगे। हाई रेडॉक्स पोटेंशियल से फिर कहां आता है? लो रेडॉक्स पोटेंशियल। एक बार मेरे साथ बोल दो ताकि मैं पढ़ने में, एनसीईआरटी पढ़ने में डर ना लगे मुझे। बोलो। पहले क्या पढ़ी? सनलाइट पढ़ी। किस में पढ़ी? पता नहीं। PS2 में पढ़ी। PS2 के मॉलिक्यूल के पास रेडॉक्स पोटेंशियल कम की ज्यादा? कम। अबे आइटम ये कैसा है? लो रेडॉक्स पोटेंशियल। और जब एनर्जी पड़ी तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? लो से हाई। तो बताओ अगर हाई होता तो इलेक्ट्रॉन यहीं रहता, यहां रहा कि छोड़ दिया? तो ये कौन है? लो रेडॉक्स पोटेंशियल से कहां गया? हाई। और हाई से लो, लो से हाई,
हाई से लो। तो ये जो हाई लो लो हाई चल रहा, वो एनर्जी के रेस्पेक्ट में तो चल ही रहा है, साथ में किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है? रेडॉक्स पोटेंशियल। किसके रेस्पेक्ट में? हमें तो डाउट है कि तुम्हें कुछ आ रहा है। आ रहा है? अच्छा आ रहा है तो बताओ कहां से चालू हुआ? उधर से देखना बंद करो, उधर देखना बंद करो। अब मुझे बताओ कहां पर लाइट पड़ी? लाइट पड़ी तो बेटा इलेक्ट्रॉन निकला, लो एनर्जी की हाई एनर्जी? अरे इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा काहे? अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकला है इसका मतलब वो सनलाइट यूज कर चुका है, नहीं तो अपने घर में आराम से रहता है। गुस्सा आ गई का? गुस्सा नहीं होते, ऐसे बोलते हैं, काकी बोल दिया इसलिए। अच्छा बिटिया बिटिया बिटिया, जब सनलाइट पड़ी, ध्यान सुनो, सब सनलाइट पड़ी तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, और एब्जॉर्ब हुई तो इलेक्ट्रॉन निकला। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब निकला है तब तक वो एनर्जी को क्या कर रखा? हाई। तो बताओ लो एनर्जी से हाई, हाई एनर्जी से लो से हाई से। अब बहुत बार नहीं है, गिनो आइटमों का। पहले हाई टू लो, आप हिल की डाउन हिल, फिर हाई टू आप हिल की डाउन हिल, फिर लो टू हाई आप हिल की डाउन हिल, फिर हाई टू लो आप हिल की डाउन हिल। तो यही तो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, पहले जा रहा अप हिल, फिर जा रहा है डाउन हिल, फिर जा रहा है अप हिल, फिर जाना है डाउन हिल। तुम कहाँ हंस रहे हो? अच्छा अबे आइटम होगा, इधर देखो मेरे बच्चों, अगर मैं टॉपिक सही से पढ़ा लेता हूं तो मुझे भी रात में आराम से नींद आती है। मैं अपनी नींद की गोलियों के लिए अक्सर ये काम करता हूं। आप पढ़ा दो मुझे, बताओ सनलाइट कहां पड़ी? PS2 में पड़ी। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करते ही अपना ऑर्बिट छोड़ दिया, PS1 के पास पहुंचे, PS1 में सॉरी प्राइमरी एक्सेप्टर के पास गए। ये मूवमेंट कैसा हुआ? आप ये दोनों सेंस से अपील है, लो एनर्जी से हाई एनर्जी, या फिर लो रेडॉक्स पोटेंशियल से हाई रेडॉक्स पोटेंशियल। पक्का? फिर बेटा इलेक्ट्रॉन ETS में आए वाया प्लास्टोकिनो, ETS में आए, ETS बना है साइटोक्रोम B6F। जब वो ETS से आ रहे थे तो अप हिल की डाउन हिल? कल को मैं पूछूं ETS में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अप हिल होता है कि डाउन हिल? पहुंचते पहुंचते PS1 में गए, तब तक फिर से क्या पड़ी? सनलाइट। फिर से अप हिल गए, कहां गए? प्राइमरी एक्सेप्टर, और फिर से डाउन। NADPH बनाया। मेरे साथ बोलो, पहला मूवमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, बस बस। तो पहला अप हिल, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये अप हिल डाउन हिल एनर्जी के रेस्पेक्ट में? यस। क्या ये रेडॉक्स पोटेंशियल से? यस। कल को पूछा जाए फ्रॉम लो रेडॉक्स पोटेंशियल टू हाई रेडॉक्स, फ्रॉम हाई रेडॉक्स पोटेंशियल टू लो रेडॉक्स पोटेंशियल, फ्रॉम लो रेडॉक्स पोटेंशियल टू हाई रेडॉक्स पोटेंशियल, हाई रेडॉक्स पोटेंशियल, and the movement is linear or zigzag, and that's why this scheme is known as। ये बड़ी आफत है, इस वजह से इसका नाम Z स्कीम। तो फिर काय बात से इसका नाम Z स्कीम है? उसके लिए मुझे चाहिए बोर्ड खाली, बजाय खाली मैं इसमें एक ऐड करता हूं। अब क्या काला कैसे करें? ये वाला काला, हरा वाला, ये क्या बात है भाई, जबरदस्त। आप ध्यान सुनो मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मेरे सोना। बोला गया कि हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, सुनना तो है, मत सुनो मरो। और y एक्सिस पे हम रेडॉक्स पोटेंशियल लेते हैं। क्या लेते हैं? रेडॉक्स।
और एक्स एक्सिस पे मैं सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर लेता हूं। किसी को नहीं मालूम सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर में क्या लेता हूं? याद करो, सबसे पहले PS1 लो कि PS2? पहले मैं PS2 लेता हूं, फिर प्राइमरी एक्सेप्टर, फिर प्लास्टोक्विनोन, फिर साइटोक्रोम B6F, फिर PS1 कि PS2? PS1, फिर प्राइमरी एक्सेप्टर, फिर NADPH। एक सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर लेता हूं। तुमने देखा होगा बड़ी प्यार से मैंने एक जगह खाली कर रखी, कोई ना कोई तो जुगाड़ होगा, वरना ओरिजिन से चाहिए। वो मैं बताऊंगा कहां से। सो व्हेन द सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर दे आर प्लॉटेड अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसमेंट लुक लाइक Z। इनका प्लेसमेंट Z की तरह दिखाई पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई दिस स्कीम इज नोन एज Z स्कीम। क्या बवाल पढ़ा दिया सर आपने? क्या बताया? फिर से बोलो, फिर से बताओ क्या बताया? नहीं समझ में आया, फिर से बताओ। When the sequence of electron carrier they are plotted against their redox potential, their placement look like Z, and that's why this scheme is known as Z scheme। फिर से बोलो, जब तक बोलोगे नहीं मैं बोलता रहूंगा। It is a graphical representation of sequence of electron carrier according to redox potential। फिर से बोलो, Z scheme is a sequence of electron carrier according to their redox potential। नहीं आया? अगर मैं एक सीक्वेंस फॉलो करूं और सीक्वेंस में फॉलो करूं PS2 से प्राइमरी एक्सेप्टर से प्लास्टोक्विनोन से ETS से PS1 टू प्राइमरी एक्सेप्टर टू NADPH, तो इस सीक्वेंस के दौरान मैं रेडॉक्स पोटेंशियल में अप हिल डाउन हिल जाऊंगा, और उसकी वजह से एक जो स्कीम बनेगी उस स्कीम का नाम Z स्कीम। मैंने ऐसे क्यों बनाई सर? ये तो Z नहीं दिख रहा। एक्चुअली Z स्कीम का लुक अलाइक लगभग ऐसा ही होता है। आप गूगल कर लीजिए, मिल जाएगा। NCERT में नहीं, NCERT में खाली नाम है। सो व्हाट इज Z स्कीम? पता नहीं। It is a graphical representation। मेरे साथ बोलो, it is a of sequence of electron carrier according to redox potential, and this scheme is known as। इसका मतलब Z स्कीम में PS2 भी, PS1 भी, और PS2 और PS1 का सीक्वेंस ऐसा है। चलो बोलेंगे भाई सारे लोग, PS2 से क्या पढ़ी? अप हिल की डाउन हिल? प्राइमरी एक्सेप्टर हो गए, प्लास्टोक्विनोन में आए, ETS में आए, फिर प्लास्टोसाइनिन में आए, PS1 में आए, आप हिल गए, प्राइमरी एक्सेप्टर पे आए, NADP में आए, NADPH बना। यस और नो? चलिए देखते हैं, कुछ दिखाई पड़ेगा शायद। मैंने इसीलिए हटाया नहीं। देखो, PS2 से पहला मूवमेंट डाउन हिल क्या फिर विथ रेस्पेक्ट टू रेडॉक्स पोटेंशियल, दूसरा मूवमेंट फिर क्योंकि ये इतने कंट्रोवर्शियल टॉपिक है फोटोसिंथेसिस के कि कई बार टीचर लड़ते हैं, इस वजह से मैं इन टॉपिक को पढ़ने लगा हूं। लो बिटिया दो, आप सब लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मेरे साथ पढ़ेंगे, स्टार्टिंग विद द पेज नंबर 211 211 से। अदरवाइज मैं ये सब टॉपिक पढ़ता नहीं था, और क्योंकि मैं अभी आपसे पूछ लेना चाहता हूं समझ में आया कि नहीं। बाद में आपने कहा सर आ गया था, फिर नहीं आया तो मार पड़ेगी। इन फोटो सिस्टम सेकेंड, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हेडिंग में पढ़ रहा हूं। इन फोटो सिस्टम सेकेंड द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट। बताओ PS2 में कितना? जब मैं बोलूं बताओ, ऊपर देखना। PS2 में 680 है। आगे देखो,
causing electron to become excited and jump into an orbit farther from the atomic nucleus. क्या पढ़ी? कहाँ पढ़ी? PS2 क्लोरोफिल A, इलेक्ट्रॉन रहा कि निकल गया? ऑर्बिट फ्रॉम नियरर टू फारर, कहाँ पहुंचा? प्राइमरी एक्सेप्टर. The electron are picked up by the electron acceptor. That electron acceptor is primary acceptor, and pass them into ETS. कहाँ भेजा गया? ETS. क्या खा गए? प्लास्टोक्विनोन. तो आप बोलो, they pass this electron to through प्लास्टोक्विनोन. आगे चलो. ETS consisting of cytochromes. बताओ कौन कौन से साइटोक्रोम? B6 and F. बताओ ETS किसका बना है? बुक में लिखा है they pass their electron to ETS consisting of cytochrome. इसका मतलब ETS किसका बना है? साइटोक्रोम. कौन कौन? B6 F. आगे चलें. This movement of electron is downhill in term of एनर्जी की ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल. मैं ये पढ़ाना चाह रहा था, एनर्जी के रेस्पेक्ट में कि रिडॉक्स. तो बताओ ये वाला मूवमेंट कैसा था? ये यानी ETS में इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल. आगे. द इलेक्ट्रॉन आर नॉट यूज्ड अप एंड दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बट आर पास्ड ऑन द पिगमेंट ऑफ PS1. किसमें पास किए गए? PS. फिर क्या खा गए? PC. क्या खा गए? PC. कहां पर पास किए गए? PS1. आगे चलो. PS1 ओके हो गया. बट हाँ, साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 आर ऑल्सो एक्साइटेड when they receive light of wavelength 700. बताओ ये कितने? 600. ये 700. ये भी एक्साइटेड हो गया. अब ये कहाँ गया? आगे सुनो. and transferred to another acceptor molecule at a greater redox potential. यानी अपहिल की डाउन. आगे चलो. These electron are then moved downhill again move किए. अपहिल के बाद कैसे होंगे? Down. Again move downhill and this time to a molecule of energy rich NADP. आपके बार ETS में गया कि NADP? NADP. और ये अपहिल है कि डाउनहिल? And the addition of these electron reduce NADP plus to NADPH plus H plus. बताइए ये अपहिल की डाउनहिल? इतना मुझे पढ़ना है. चाहिए मुझे. बताओ पहला मूवमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा. आगे की लाइन. This whole scheme of transfer of electron, okay, transfer of electron is starting from, yes please देखें, starting from PS2. ऊपर देखो. This whole scheme of the transfer of electron starting from PS2. यहां पर आए PS2 uphill to the. किसी को अगर लग रहा हो कि सर ने uphill नहीं पढ़ाया, NCERT में नहीं लिखा, तो लिख दिया गया PS2 से uphill to the acceptor. आ गया. down to the ETS up to PS1. देखो ये भी लिखा है. This whole scheme PS2 uphill to the acceptor down to the ETS chain up to PS1. Excitation of electron transferred to another acceptor, यानी फिर से uphill and finally downhill to NADP, reducing it to NADPS is known as Z scheme due to its characteristic shape. यहाँ तक आते आते लगता है सुनील सर गलत पढ़ा रहे हैं, क्योंकि NCERT ने लिख दिया है पहला अपहिल, दूसरा फिर अपहिल, फिर इस अपहिल डाउनहिल की वजह से इसका नाम क्या है? Z स्कीम, क्योंकि ये शेप में ऐसी है. ये बुक लिखती है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. आखिरी की लाइन पढ़ो. This shape is formed. This shape is formed when all the carrier are placed in a sequence on redox potential. तो ये Z है कि स्केल में है? इसका मतलब है
इसका मतलब है रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल की बेसिस पर वो क्या है, जेड, ना कि जिगजैग। एंड व्हाट इज जेड स्कीम? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर अकॉर्डिंग टू डियर। मैं आखिरी में फिर से वो लाइन पढ़ता हूं, दिस शेप इज फॉर्म, कब फॉर्म होता है? व्हेन ऑल द कैरियर, व्हेन, इधर देखो, ऊपर देखो, when all the carrier they are placed in the sequence on redox potential scale। तो ये जो शेप आ रही है वो zigzag की वजह से आ रही है कि स्केल में, and that scale is known as Z scheme। सूर्य बाबू समझ में आया क्यों Z scheme? क्योंकि वो zigzag मूव कर रहा है। और किसी ने भी मुझसे कहा फला टीचर ने ये कहा वो कहा, हम भूसा भर देंगे और पेट में मारेंगे, क्योंकि हमको किसी टीचर से नहीं ऐसे। तो बताओ व्हाट इज जेड स्कीम, बता पाओगे व्हाट इज जेड स्कीम? ऐसे नहीं, अब ऐसे पता चलेगा। अब पूरी महानामत यहां लगाओ। व्हाट इज महानामत? आओ भैया, आ गया? एक बार बोलोगे फिर से नमस्ते करेंगे। ऐसे नहीं मजा आता है, ऐसे मजा आता है। आएगा पक्का? अच्छा बताओ, PS1 से चालू हुआ? यस सर। PS1 की PS2, इसीलिए कहते हैं रिएक्शन के हिसाब से अगर नाम देना होता तो PS2 वाले का नाम PS1 होता, इसका नाम रिएक्शन के हिसाब से, इनका नाम किसके हिसाब से? डिस्कवरी। तो पहले कौन खोजा गया? PS1, बाद में PS। रिएक्शन किससे शुरू होती है? PS2। अब मुझे पूरा यकीन है तुम बता दोगे? पहला सनलाइट पड़ी किसमें? 680 नैनोमीटर लाइट ऑब्जर्व है, क्लोरोफिल ने किया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, ऑर्बिट छोड़ दिया, प्राइमरी एक्सेप्ट हो गया, डाउन हिल किया, अपहिल। ये सुनील सर बोले कैसे? अपहिल गया, फिर ETS आया, किसके थ्रू? प्लास्टोक्विनोन, अपहिल की डाउन हिल। फिर PS1 में गया, प्लास्टोसाइनिस, ये भी डाउन हिल है। अच्छा PS1 में गया, सनलाइट पड़ी, अपहिल गया, प्राइमरी एक्सेप्टर, दोनों एक ही अलग अलग। फिर डाउन हिल आया, अब की बार ETS में NADP, ये 2 बार डाउन हिल आया, एक बार ETS में, एक बार NADP। पक्का? पहला मूवमेंट फिर लीनियर की जिगजैग, और इसी वजह से जेड। आप समझे टीचर कहां से तुमको बेवकूफ बना के निकलता है? अगर मैं चाहूं तो तुम्हें यहीं से बुलवा के निकलता कि जेड मूवमेंट, जेड स्कीम इसका वजह है क्योंकि जेड स्कीम है और क्योंकि वो जिगजैग है। तुमको भी लगता सही तो कह रहे हैं, तुमको भी यही लगता सही तो कह रहे हैं। जिगजैग मतलब जेड, एक्चुअली जेड स्कीम का नाम, जेड स्कीम उनके जिगजैग मोशन की वजह से क्यों है? क्योंकि ये जो अप हिल एंड डाउन हिल है ये एनर्जी के रेस्पेक्ट में होने के साथ साथ रेडॉक्स पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में भी अप हिल एंड डाउन हिल। और इसलिए जब हम ग्राफ बनाते हैं तो सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर को उनके रेडॉक्स पोटेंशियल के सीक्वेंस के हिसाब से प्लेस करते हैं, और जब हम प्लेस करते हैं तो कैसा दिखाई पड़ता है? जेड। और इसी वजह से इसका नाम। हमको तो इतना मालूम है अगर किसी में PS2 और PS1 दोनों हैं, इसका मतलब जेड स्कीम पूरी है। यस और नो? आखिरी बार जेड स्कीम की डेफिनेशन बताओ। इट इज अ ग्राफिकल सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू देयर रेडॉक्स पोटेंशियल। और क्या इसमें PS2 है? PS1 है, ETS है, NADPH है, दो प्राइमरी एक्सेप्टर हैं, दोनों एक ही हैं कि अलग अलग? राजा बाबू आ गया? अभी कोई दिक्कत? नाउ द नेक्स्ट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अगला टॉपिक है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, also known as photolysis of water।
हाँ भाई, एक गलती हुई फिर से। मैंने आपको हिल रिएक्शन में नोबेल प्राइज बता दिया था। इट इज नॉट द नोबेल प्राइज, इट इज अ रॉयल मेडल। कौन सा मेडल? ये रॉयल रेजिडेंसी होती है उनकी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोई यूनिवर्सिटी होती है। इट इज नॉट द नोबेल मेडल, रॉयल मेडल मिला था उनको हिल रिएक्शन के लिए। सो आई एम सॉरी, आप इसे ध्यान कर लीजिए। अच्छा बताओ, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज नोन एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर का जेड स्कीम से क्या कनेक्शन है, जरा इसे देखिए। एक बार फिर से जेड स्कीम पढ़ने का मौका मिल रहा है, मुझे मालूम है तुम मुझे निराश नहीं करोगे, करोगे? बताओ कहां से चालू करें? PS2 से चालू करें? क्या पढ़े, कहां जाए, कौन जाए, कहां आया, कौन आया, कहां आया, कौन आया, कहां आया, PC, कौन आया, इलेक्ट्रॉन, कहां पहुंचे, PS1 पे, फिर पड़ी सनलाइट, आगे बढ़े, कहां गया, कौन गया, इलेक्ट्रॉन, फिर कहां गए, NADPH पे गए, कहा NADPH प्लस H, पक्का? बोले दो इलेक्ट्रॉन एक साथ चले थे, क्योंकि जिस समय सनलाइट पड़ रही होगी यहां, ऐसा तो नहीं है कि हम इसको ढक लेंगे। जिस समय सनलाइट यहां पड़ रही होगी, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, उसी समय सनलाइट यहां पड़ करके यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा। लेकिन सीक्वेंस पढ़ाते वक्त ऐसा लगता है कि यही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, ऐसा है। सनलाइट दोनों फोटो सिस्टम में, अरे यार पहली बात तो प्लांट कितना बड़ा, उसकी सेल कितनी छोटी, और सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट कितना छोटा, और क्लोरोप्लास्ट में थैलाकोइड मेम्ब्रेन कितनी छोटी, और थैलाकोइड मेम्ब्रेन में PS1 और PS2। इसका मतलब सनलाइट पड़ी तो हम कह देंगे एक हिस्से ऑफ थैलाकोइड में पढ़ो, एक में ना पढ़ो, जहां PS2 हो वहां पढ़ो, वहां PS1 में ना पढ़ो, ऐसा हो सकता है? दोनों में एक साथ लाइट पड़ी, दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ ऊपर गए, कहां गए? प्राइमरी एक्स, कहां गए? प्लीज मेरे पे ध्यान दीजिएगा बहुत ज्यादा। दोनों इलेक्ट्रॉन डाउन हिल आए, एक का ETS, एक का NAD। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी आई? नहीं 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 सर, फिर से बताओ, फिर से बताओ। अरे बेवकूफ, फिर से सुन, नहीं मरोगे। हर चीज जो ऑब्वियस आंसर होता है वही गलत होता है। जब आपको आंसर बड़ा ऑब्वियस लगे वही आंसर गलत है। जितना मैं पूछूं उतना जवाब दो। सनलाइट पड़ी, सनलाइट पड़ी, दोनों जगह से क्या निकले? इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन निकले, यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। ये इलेक्ट्रॉन वापस नहीं लौटा, कहां गया? NAD पे। ये इलेक्ट्रॉन भी यहां वापस नहीं लौटा, कहां गया? PS1। इसका मतलब PS1 का इलेक्ट्रॉन जो यहां पहुंचा था उसकी कमी किसने कर दी? PS2। तो बताओ PS1 को इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी, लेकिन किसको महसूस होगी? और अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलते रहे तो एक दिन ये बचेगा कि बर्बाद? कौन? नहीं आया समझ? क्योंकि PS1 का इलेक्ट्रॉन जो निकल के NADPH जा रहा है उसको पूरा कर रहा है PS2 का, लेकिन PS2 का जो इलेक्ट्रॉन निकला वो वापस। इसलिए कहते हैं इसके इलेक्ट्रॉन का भी इंतजाम कराओ, और नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन इस दुनिया से इलेक्ट्रॉन निकालते निकालते बताओ PS2 बचेगा कि मर जाएगा? तो बोले इलेक्ट्रॉन कहां से है? बोले हाइड्रोजन से मांगो, बिकॉज हाइड्रोजन इज लाइक मूंगफली। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं। ये रहे दाना मूंगफली के, ऐसे मन कर रहा मूंगफली खाने। अब मूंगफली का दाना निकाल लिया गया, लेट लो, मान लो अब एक मूंगफली में एक ही दाना निकाल लिया, क्या बचा? छिकला। किसी ने बोला छिकला? अच्छा बताओ, छिलका और दाना साथ में हो जाए तो फिर क्या हो जाए? मूंगफली। द मूंगफली इज लाइक हाइड्रोजन, दाना इज लाइक इलेक्ट्रॉन, छिलका इज लाइक प्रोटॉन। सो मूंगफली इज मेड अप ऑफ छिलका एंड दाना, हाइड्रोजन इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। क्या ये टीचर पहले मूंगफली बेचता था? यस दैट्स मी।
सर क्या किलो बेचते थे? 50 रुपए की आधा किलो। महंगी हो गई? अरे हमारे जमाने में ऐसे ही चलता था। आप सुनो, बोलते हैं सर जी ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया तो इनके इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी, और क्या बचाया? प्रोटॉन। इसका मतलब दाना खाया किसने? पीएस। छिलके बढ़ने लगे, प्रोटॉन बढ़ने लगे। ये समझ। किसी ने कहा पगला गए हो का, ये हाइड्रोजन कहां से आया? हमने कहा होल्ड ऑन, वाटर। देखो अगर मैं केमिस्ट्री नहीं जानता तो शायद मैं इस इक्वेशन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा। क्यों? क्योंकि मैं कहता वाटर में दो ही चीजें, एक कौन? हाइड्रोजन, एक कौन? अगर वाटर टूटा तो क्या निकल गई? ऑक्सीजन। तो क्या बचा? हाइड्रोजन। अब कुछ लोग हमें बैलेंस करके दिखाएंगे, पगला गए हो का? वाटर में एक ऑक्सीजन है तो मॉलिक्यूल निकाल दे, तो हम कहेंगे केमिस्ट्री हम पढ़े हैं। Do molecule of water, when they will break, they will produce 1 mole of oxygen plus 4 hydrogen. These 4 hydrogen will produce 4 electron, 4 proton, जो कि 4 बार इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए जरूरी है। अगर 4 बार यहां से निकले तो कितने मॉलिक्यूल वाटर टूटेगा? नहीं आया? आया? तो बताओ अगर ये वाटर टूटा भाइयों बहनों तो क्या निकाल देगा? क्या छोड़ेगा? हाइड्रोजन से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। क्या बनेंगे? नींद आ रही है? तो बताओ PS2 पे इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए किसने प्राण की आहुति दी? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का अल्टीमेट सोर्स क्लोरोफिल है कि वाटर? और इसीलिए मैंने स्कीम में, Z स्कीम में यहाँ पर PS2 के पहले जगह छोड़ी थी, एंड दैट विल बी द वाटर। यानी इलेक्ट्रॉन कैरियर का सीक्वेंस स्टार्ट विद PS2 की वाटर। और अगर वाटर से इलेक्ट्रॉन कैरियर का सीक्वेंस स्टार्ट करोगे तो वो कैसे दिखाई पड़ेगा? Z। कैसा? Z। नहीं आया? Z स्कीम। तो बताओ इलेक्ट्रॉन कैरियर जब सीक्वेंस रखोगे तो PS2 से रखोगे कि वाटर से? सर नहीं समझ में आया। वाटर से क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकला है PS2 से उसकी कमी को पूरा करने के लिए कौन टूटा? वाटर। वाटर टूटा तो क्या निकली? ऑक्सीजन। क्या बचा? हाइड्रोजन। क्या निकला? इलेक्ट्रॉन। क्या बचा? प्रोटॉन। और क्या ये प्रोटॉन यहाँ पर इकट्ठा होने लगेंगे? यस। यही प्रोटॉन आगे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे और जो क्या बनाएगा? ATP। तो बताओ PS2 ना होता तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और फोटोलिसिस ऑफ वाटर ना होती तो ऑक्सीजन निकलता। इसीलिए कहते हैं कि जब बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है, किसी को याद है? ये क्वेश्चन ऑल इंडिया PMT का आया हुआ क्वेश्चन है। मुझे नहीं मालूम किस साल आया क्योंकि मुझे इतना याद नहीं है, पर मुझे इतना याद है कि AIPMT में आया। बोलते हैं बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करने पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, और उसके 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक करना था, और उसका जो एक ऑप्शन टिक करना था वो बिकॉज दे लैक PS2। क्योंकि PS2 नहीं होगा तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, और फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगी तो ऑक्सीजन। सिंपल सी जवाब। बताओ फोटोलिसिस ऑफ वाटर PS2 में कि PS1 में? हाँ, PS2। और PS2 में फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुई तो वाटर टूटा तो क्या निकली? ऑक्सीजन। क्या बचा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से क्या निकला? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। क्या दिया गया? किसको? और क्या बचा? प्रोटॉन बचा। और इस तरीके से ये स्कीम पूरी होती है। इस स्कीम को हम लोगों को एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कैरियर कहाँ से चालू करना चाहिए? हाँ बताओ, PS2 में फोटोलिसिस करने के लिए कौन कौन से 2 मिनरल की जरूरत है? एक तो मैंगनीज, दूसरा याद आया? और इसी रिएक्शन को प्रैक्टिकली किसने प्रूव किया था? रॉबिन हिल। याद आया? और रॉबिन हिल ने प्रूव किया था इट इज नोन एज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर बाय टेकिंग CO2 और आयरन, फेरस फॉर्म की फेरी, और वो किस में कन्वर्ट हुआ? सर नहीं समझ में आया? आया ही नहीं? फिर से एक बार सर पढ़ा देते तो अच्छा होता, क्योंकि तुम बेवकूफ हो।
तुम्हें एक बार में चीजें समझ में नहीं आती, एक बार में तुम्हें लगता है अभी तो 3 बार बोलेगा, चलो पहली बार सुन लेते हैं, दूसरी बार समझेंगे, तीसरी बार पूछेगा आया कि नहीं आया, तो बोल देंगे नहीं आएगा, तो 2 बार और बताएगा ये। अब ना बताएंगे, जाओ। याद है? बताओ, सनलाइट पड़ी PS2 में, PS1 में, इलेक्ट्रॉन गए प्राइमरी एक्सेप्टर में, दोनों डाउन हिल आए, एक आया ETS, एक NAD पे वाला यूज हो गया, ETS वाला PS1 में पास हो गया। PS1 का इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, लेकिन PS1 पे कहां से आया? PS2। आखिर में कमी किसको मिली? PS2 इलेक्ट्रॉन देता रहेगा तो बचेगा कि खत्म? कितने भी धनी हो, कमाओगे नहीं, केवल गमाते रहोगे तो एक दिन गरीब हो जाओगे। तुम कुबेर हो, अगर तुमने कमाने का ध्यान नहीं रखा और केवल गमाते रहे तो पैसा बचेगा कि खर्चा? समझो? तो पहले कमाओ, फिर खर्चा करो। समझो? तो बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा था, ये वापस आना है कि नहीं आना है? इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कहां किया गया? PS2 पे। किसने किया? वाटर ने कहा भाई चिंता मत करो, अभी हम दुनिया में हैं और हम अपनी आहुति देंगे। वाटर टूटा, वाटर टूटा, क्या निकली? ऑक्सीजन। क्या बची? हाइड्रोजन से क्या निकला? इलेक्ट्रॉन। क्या बचा? प्रोटॉन। क्या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की रिएक्शन आपको याद है? इट इज 2H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्योंकि ये फोटोलिसिस होगी फोटो सिस्टम में, और फोटो सिस्टम कहाँ होंगे? थैलाकॉइड। इट विल ब्रेक इनटू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्लस 4 हाइड्रोजन। These 4 hydrogen electron will move 4 electron, 4 proton। तो 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए कितना पानी टूटेगा? 2। 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए 2। तो बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए 1 वाटर मॉलिक्यूल और 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए हाफ मॉलिक्यूल। यही है क्वांटम रिक्वायरमेंट, जो आगे मैं पढ़ाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, बहुत ज्यादा, सच में बहुत ज्यादा, जिनको तुम हल्के में ले रहे हो। तो बताओ, कहां पर फोटोलिसिस हुआ? 1 में कि 2 में? और क्या आपको Z स्कीम याद आई? मैंने ग्राफ बनाया था और मैंने कहां से चालू किया था? PS2, और यहां जगह छोड़ दी थी। ये क्या होगा? अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? क्योंकि कोई बेवकूफ भी बता देगा कि रिएक्शन में या तो है CO2 या तो वाटर, तो या तो यूज करो इलेक्ट्रॉन किसके? CO2 के, या तो लाइट रिएक्शन में किसका यूज है और डार्क रिएक्शन में CO2। सच में बता रहा हूँ, लाइट रिएक्शन में किसका यूज? वाटर। डार्क रिएक्शन। अभी मेरे दिमाग में कितना बढ़िया क्वेश्चन आया कि इन दिस फॉलोइंग रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, C6H12O6 and O2, which substrate molecule represent the dark reaction? CO2. Which substrate molecule will represent the light reaction? कितना गजब! क्योंकि H2O ना होता तो Z स्कीम पूरी, Z स्कीम पूरी ना होती तो लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन ना होती तो ATP और NADPH। समझ में आया? एंड नाउ माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझने की कोशिश करो कि जब तुम्हें ये 2 हेडिंग्स पता चल गई तो तीसरी हेडिंग आपकी बुक में लिखी है फोटोफॉस्फोराइलेशन, और लिखा गया है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इतनी जबरदस्त रिएक्शंस हैं, लोग इन्हें रट्टा मारते हैं। आप अगर दिमाग लगाओगे तो कभी भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं। हेडिंग का नाम है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, पर मैं इतनी बड़ी हेडिंग शुरू को बीच बीच में तोड़ तोड़ के पढ़ाता हूं। मैं इतनी बड़ी हेडिंग पढ़ाता ही नहीं हूं। सबसे पहले पढ़ाऊंगा फॉस्फोराइलेशन। तो कोई पूछे व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन,
It is a formation of ATP from ADP and inorganic phosphate. बस ये डेफिनेशन है. What is phosphorylation? Formation of ATP, full form adenosine triphosphate, from adenosine diphosphate and ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलकर ATP बनाना, इट इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन. मैंने फोटोफॉस्फोराइलेशन लिखा कि फॉस्फोराइलेशन? फॉस्फोराइलेशन दो बार देखने को मिलेगा. एक बार आपको देखने को मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में. माइटोकॉन्ड्रिया में जो ATP बन रहे होंगे वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. किसकी? एंड दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ATP का बनना फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. और दोबारा बन रहे होंगे, अभी अभी जो मैंने पढ़ाना है वो बन रहे होंगे क्लोरोप्लास्ट. और क्लोरोप्लास्ट में जो ATP बन रहे होंगे वो सनलाइट की प्रेजेंस में. किसकी? सनलाइट की प्रेजेंस में बन रहे हैं. और सनलाइट की प्रेजेंस में बनने की वजह से इट इज फोटो. व्हाई इट इज फोटो? सनलाइट और फॉस्फोराइलेशन. तो अगर मुझसे कोई पूछे व्हाट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन, बता पाऊंगा? इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. इट इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन. ज्यादा जब टॉपिक आ जाते हैं ना तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सर बताना क्या चाहते हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज होते हैं, मैं नहीं. मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं. व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन? पहले केवल फॉस्फोराइलेशन, केवल फॉस्फोराइलेशन बताओ. फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दैट इज फॉस्फोराइलेशन. व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? Formation of ATP from ADP and inorganic phosphate in presence of oxygen. It is oxygen. Now what is photo? Formation of ATP from ADP and inorganic phosphate in presence of sunlight. It is photo. And बोलते हैं photophosphorylation are of two types. One is known as non-cyclic. देखो मैंने पहले non-cyclic लिखा. Non-cyclic photophosphorylation. और दूसरा है cyclic photophosphorylation. ऑल्दो मुझे पढ़ाने के बाद ही बताना चाहिए था, लेकिन मैं पहले बताऊंगा ताकि पढ़ाते वक्त आपको दिमाग में चले कि सर का साइक्लिक और नॉन साइक्लिक समझना है. जब पूरी Z स्कीम यूज होगी, अब कोई बोले कि Z स्कीम क्या होती है तो थप्पड़ मार दूंगा मैं, कंटाप मारूंगा बहुत जोर. जब पूरी Z स्कीम यूज होगी तो फॉस्फोराइलेशन जब भी होगा. और अगर केवल PS1 यूज होगा, बताओ Z स्कीम में दोनों थे? yes, PS2 भी था, PS1 भी था. पूरी Z स्कीम अगर यूज हो तो नॉन साइक्लिक और केवल PS1 साइक्लिक. बहरहाल आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा यहां के बाद, उसके पहले आ रहा है तो मैं आ रहा है बेटा. तुम्हारे जैसे स्टूडेंट की वजह से मेरी हिम्मत है तो मैं खड़ा रहता हूं, नहीं तो मेरे जैसा आदमी 6 घंटे में गिर पड़े. और क्या 2 घंटा अभी सुबह पढ़ा के आ रहे, 2 घंटा ये पढ़ाएंगे, फिर शाम को 2 घंटा. और पिछली साल तो 8 घंटा पढ़ाते थे, 4 क्लासेस कॉन्टिन्यूस. और फिर चौथी क्लास में बच्चा निकल के बोलता सर आज शाम की परफॉर्मेंस सही नहीं रही. ऐसा जोर का कंटाप मारने का मन करता था. 8 घंटा से खड़े हैं सर, थोड़ा परफॉर्मेंस कम हुई. सर मुजरा कर रहा है मानी, तुम अपना कहा नहीं लाते? भाइयों बहनों, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी मेरे पास आधा घंटा है. मैं इस आधे घंटे में दोनों फॉस्फोराइलेशन निपटा सकता हूं. कितने प्रकार के? 2. एक कौन? नॉन साइक्लिक, दूसरा साइक्लिक.
नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में किसमें पूरी जेड स्कीम, किसमें जेड स्कीम की बजाय केवल PS1? चलिए, हमें मालूम है इधर की तो मैं नहीं पढ़ा, मैं पहले पढ़ाता हूं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो पहले अपने दिमाग में मान के चलो, इट इज अ मेन फॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यानी प्लांट में होने वाला मेन फोटोफॉस्फोराइलेशन कौन सा है? नॉन साइक्लिक। और इस नॉन साइक्लिक के लिए जेड स्कीम चाहिए। देखिए फिर से जेड स्कीम पूछा, बता पाओगे? अब उब गए सर, बताओ PS1 मिलेगा? PS2। शाबाश शाबाश, अरे जितना तुम्हें आता उतना बताओ, उसके आगे मैं क्या पड़ेगा? कुछ लोग बदतमीजी करने के मूड में हैं, उनकी आवाज से पता चल रहा। आप एकदम शांत रहे। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, एक्सेप्ट, थैंक यू। यहां से गया प्लास्टोक्विनोन, ETS याद है? साइटोक्रोम B6 याद है? फिर प्लास्टोसाइन, फिर PS1 याद है? और फिर यहां से इलेक्ट्रॉन, सनलाइट पड़ी, प्राइमरी एक्सेप्टर, फिर NADP+, फिर NADPH H+। अभी कुछ बाकी रह गया क्योंकि मैं इससे ज्यादा पढ़ा चुका हूं, आपको बाकी रहा वाला पार्ट बता दे रहा हूं। वाटर आया, 2H2O, क्या निकल गई? क्या बचा? हाइड्रोजन, याद है? कितने इलेक्ट्रॉन? अपना बैलेंस करते हैं। बताओ ये रिएक्शन, फोटोलिसिस, ये स्कीम, जेड स्कीम। अब मदद चाहिए आपकी, अप हिल की डाउन हिल? अप हिल कब होगा? जब एनर्जी कम होगी कि ज्यादा? ज्यादा एनर्जी लेकर के। ना पढ़ना हो बाहर निकलो, इधर उधर की आवाज मत निकालो। ज्यादा एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंचा, इसका मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पहुंचा उसके पास एनर्जी कम की ज्यादा, और ये एनर्जी वो लूज करेगा, रिलीज करेगा जब अप हिल आएगा कि डाउन हिल? डाउन हिल आते वक्त वो किससे गुजरेगा? और ETS में एक स्कीम फॉलो होगी, एंड दैट इज नोन एज केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। वो क्या है वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, वो अगला टॉपिक आपका वही है। जब इलेक्ट्रॉन ETS से गुजर रहा होगा तो जो एनर्जी वो लेकर गया था वो एनर्जी वो रिलीज करेगा, और उस एनर्जी के रिलीज करने पर एक हाइपोथेसिस होगी, जिनमें किसका रोल होगा? प्रोटॉन। वो मैं सिखाऊंगा तुम्हें, पर अभी मान के चलो ETS से गुजरते वक्त कौन सी हाइपोथेसिस? और ये केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ADP में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ेगी और ATP बनाने लगेगी। बताइए ये ATP किसकी प्रेजेंस में बन रहा है? क्या ये फॉस्फोराइलेशन फोटो है? एक कसम खा लो कि जो बंदा भी ETS से गुजरेगा वो ATP बनाएगा, क्योंकि उसे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस करनी पड़ेगी। ये वो टोल बॉक्स है जिससे कार लेकर निकले तो पैसा देना ही पड़ेगा। टोल बॉक्स देखो, यानी ETS वो टोल बॉक्स है जहां पर आपको अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। यानी जो एनर्जी लेके ऊपर गए थे वो एनर्जी लेके नीचे आए। अब ध्यान सुनना, ये एनर्जी लेके गया कौन था, और ये इलेक्ट्रॉन वापस दोबारा आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन वापस लौटा नहीं, इसका मतलब साइकिल कंप्लीट। इसीलिए साइक्लिक नॉन। व्हाई दिस इज नोन एज नॉन साइक्लिक? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहां से चला था वो कहां कैद हो गया? NAD, वापस लौटा नहीं। ये बात और है कि उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए कौन टूटा? वाटर। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन गया था वापस लौटा कि नहीं लौटा? इसीलिए साइक्लिक की नॉन साइक्लिक। सर ये है, हाँ ये है, बस इतनी सी बात को लोग कितने घंटे पढ़ते हैं।
इट इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और भाइयों बहनों, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द मेन फोटोफॉस्फोराइलेशन। और ये मेन फोटोफॉस्फोराइलेशन वहां होगा जहां क्या होगा, PS2 एंड PS1। एंड PS2 एंड PS1 दे प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। नाम सुने हो? इसका मतलब PS2 और PS1 थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में ETS की प्रेजेंस में केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस करते हुए ATP बनाएंगे जिसका नाम है नॉन साइक्लिक। अब रट्टा सुनो, रट्टा, ये तो हो गई पढ़ाई, रट्टा। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के 3 प्रोडक्ट गिनो, ऑक्सीजन, ATP। रट्टा मारना है तो बताओ, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में 3 प्रोडक्ट बनते हैं, बोलो कौन कौन? ऑक्सीजन, ATP और इसीलिए मैंने कहा था लाइट रिएक्शन में आपको 2 चीजें मिलेंगी, वन इज ATP, NADPH, साथ में ऑक्सीजन। कब? जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ऑल्दो मैंने तुम्हें अभी साइक्लिक पढ़ाया नहीं, पर मैं एक बात पूछने का हकदार हूं। वो बात यह है कि मैंने तुम्हें इतना पढ़ा दिया कि साइक्लिक में PS1 होगा। कौन होगा? PS2। अगर PS2 नहीं होगा तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं होगी तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं निकलेगी तो वो कौन होगा? नॉन साइक्लिक की साइक्लिक। साइक्लिक नहीं आया? इतना समझ में आया? पहले नॉन साइक्लिक को घूर के देख लो, देख लिया, आगे बढ़ जाए कि सर नहीं एक बार और पढ़ा दो। कई बार एक बार में चीज आ जाती पर मानते नहीं, हमारे एक बार में कैसे आ सकती है, 3 बार में आनी चाहिए। ये एक्चुअली 3 बार ही है। पहले मैंने Z स्कीम पढ़ाई, फिर फोटोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ाया, फिर ATP फॉर्मेशन पढ़ाया। मैं चाहता तो एक ही डायग्राम में 3 काम कर सकता था, लेकिन मैं तुम्हारे दिमाग से परिचित हूं। मैं एक बार में पढ़ाता तो मैं एक को चीज ना समझ में आती। मेहनत ज्यादा करवाते हो, हटा दे, बताओ, रुकिए। अबे ये सब लिखा है बुक में, हटा दे, रुक जाए। कर लो, डायग्राम अच्छा लग रहा तो हमने कहा हम भी रुक जाए। बताओ हाइपोथेसिस का नाम किससे गुजरे तो चुंगी देनी पड़ेगी? ETS। ETS से गए तो चुंगी का नाम बताओ? केमी ऑस्मोटिक। बोलो कौन सा? केमी। अच्छा, तुम्हें क्लोरोप्लास्ट याद है? अच्छा, तुम्हें ग्रेना याद है? अच्छा, इनको जोड़ने वाले याद हैं? स्ट्रोमा। अब सुनो, ये हम नहीं कह रहे, ये NCERT कह रही। घर जाके पढ़ना जरूर, क्योंकि आज टॉपिक बहुत ज्यादा हो गया है। संभाल पाओगे कि नहीं पता नहीं, संभाल लोगे? NCERT कहती कि स्ट्रोमा लेमली वो जगह है जहां पर PS2 एब्सेंट होता है। और NADPH रिडक्टेज भी एब्सेंट होता है। एक एंजाइम है जिसका नाम है NADPH रिडक्टेज, ये भी एब्सेंट होता है। यकीन मानिए, उन्होंने ना तो PS1 के बारे में कुछ बात किया, ना तो ETS के बारे में बात किया। इसका मतलब वो मानते हैं कि Z स्कीम में से 2 चीजें नहीं है, एक हो PS2, और जब PS2 नहीं तो पूरी Z स्कीम, क्योंकि Z स्कीम के लिए PS1 भी चाहिए, PS। तो बोलते हैं स्ट्रोमा लेमली वाली जो मेम्ब्रेन है, ये लेमली वाली जो मेम्ब्रेन है, इसमें 2 लोग अपसेट, कौन? और NADPH। इसका मतलब यहाँ PS1 प्रेजेंट है और ETS प्रेजेंट है। व्हाट इज ETS? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बोले इसी स्ट्रोमा लेमली में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता। द सेम इसमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। बच्चों, मुझे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकेले पढ़ाना चाहिए, पर मैं पढ़ाता नहीं। क्यों नहीं पढ़ाता हूं? क्योंकि तुमको कुछ और चीजें देखनी आनी चाहिए।
हटा दूं इसे? बताओ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ होगा? हर जगह की स्ट्रोमल है, स्ट्रोमल। क्यों? क्योंकि वहां PS2 अपसेट और NADPS रिडक्टेज भी अपसेट। चौथी बार Z स्कीम, अब की बार जल्दबाजी में। PS2 सनलाइट पड़ी, कहां गया? प्राइमरी एक्सेप्ट गया, कहां गया? ETS, जल्दबाजी में हूं, ETS गया, कहां गया? PS1 गया। चलिए इसको दूसरे कलर से करते हैं। बेटा बातें मत करो, अच्छा रहेगा, शायद तुम्हें समझ में आ ही जाए, क्या भरोसा। PS1 से क्या गया? इलेक्ट्रॉन, कहां? प्राइमरी एक्सेप्टर से गया हुआ इलेक्ट्रॉन कहां जाने का आदी है? NADP प्लस, और कहां? वो सब समझते हो? बताओ स्ट्रोमल एमिली याद है? नहीं याद है? बताओ PS2 है कि नहीं है? इनको हटाओ। स्ट्रोमल एमिली में PS2 NADPH रिडक्टेज भी ऑल दो सनलाइट है। क्या है? क्या सनलाइट पड़ेगी? यस और नो? इलेक्ट्रॉन जाएगा, जाने के बाद प्राइमरी एक्सेप्टर तक गया, नीचे उतरना है, कर खुद ही को कर बुलंद इतना कि चढ़ गया जैसे तैसे। अब सोच रहा हूं उतरूंगा कैसे। यही नहीं चाहिए, यही नहीं चाहिए। अब उतरूंगा कैसे? क्योंकि मैं उतरने का आदी हूं NADPH में, और स्ट्रोमल एमिली में NADPH भी नहीं है। तो बोले चढ़ गए जैसे तैसे, तो उतरने का अंदाज है ETS से, और ये वो टोल बॉक्स है जहां पर केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस लगती है। यस और नो? और आपको टोल बॉक्स में टोल चुकाना पड़ेगा। ADP में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़नी पड़ेगी, क्या बनाने के लिए? इलेक्ट्रॉन भैया जहां से चले लौट के बुद्धू नहीं आया। नॉन साइक्लिक की साइक्लिक, लेकिन इस दौरान किससे गुजर गए और क्या बना बैठे? तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन केवल और केवल ATP प्रोड्यूस करता है। नो NADPH, नो ऑक्सीजन। ये रट्टा मारने की चीजें नहीं है, ये समझने की चीजें हैं, और जिनको समझ में आता है वो इसको बड़ी स्पोर्टली बहुत आसानी से ले लेते हैं। तो मैंने इसीलिए पूरा डायग्राम बनाया था Z स्कीम, और बोला Z स्कीम में कौन कौन नहीं है। PS2 नहीं है, NADPH नहीं, लेकिन PS1 और उसका इलेक्ट्रॉन अपसाइड अपहिल जाएगा, उतरने का आदी है NADPH से, वो है नहीं, तो कैसे लौटेगा? ETS। और ETS वो चुंगी है जहां पर केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस लगेगी, अगर वो लग गई तो ATP बनेगी। शान रोज रोज क्या होता है बेटा? खड़ा बैठा, इनको उठाओ। रोज तुम फीवर में रहते हो तो तुम घर में क्यों नहीं रहते? घर में रहा करो, इससे कुछ नहीं होता। वहां पर रहने से फायदा क्या होगा मैं बता रहा हूं। कम से कम सही से आराम कर पाओगे, शोरगुल से दूर। और बाकी दोस्तों से कहो कि सर ने क्या पढ़ाया, और फिर जब ठीक हो जाना मेरे से मिलना, मैं पढ़ा दूंगा अलग से। जब तक तबीयत ठीक ना हो मत आओ। यहाँ आके सो गए, क्या मतलब, कोई फायदा नहीं। तो बताओ ये नॉन साइक्लिक की साइक्लिक? बताओ फॉस्फोराइलेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ ATP। पक्का? और लाइट की प्रेजेंस में फोटोफॉस्फोराइलेशन। और कितने प्रकार का? एक कौन? और एक साइक्लिक। नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में Z स्कीम किसमें? केवल PS2। कौन? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में। नॉन साइक्लिक।
कौन स्ट्रोमल एंड पक्का? एंड नाउ ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। मेघा जी खड़ी होइए। कभी कभी 5वीं बार, इट्स अ 5th टाइम, ये 5वीं बार मैं कर रहा हूं आज के दिन भर में। अब अगर आपको नहीं आया तो आप बेवकूफ है। प्राइमरी एक्सेप्टर, ETS, मैं बाकी बीच के खा जा रहा हूं। बोलो PS1, NA, P प्राइमरी एक्सेप्टर, NADP प्लस NADPS। और मैं ये बता दूं कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ऑल इंडिया PMT। उस समय नीट नहीं होता था, इस वजह से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। कभी कभी नॉन साइक्लिक रिएक्शन चलते चलते नॉन साइक्लिक रिएक्शन में भी साइक्लिक रिएक्शन होने लगती है। कब और क्यों? कारण बताओ। कोई एक कारण सोचो। आंचल, चित्रांश, खड़े हो, खड़े सोचो। यादव जी, पहले रफ वर्क फिर होमवर्क। अपने बगल वाले बच्चे को खड़ा करो, नाम बताओ। हाँ, तुम्हारा भी नाम मेगा? नेहा। तहजीब। सक्सेना साहब, किसने बताया? ईमानदारी से बताना। Whenever we use light more than 680 नैनोमीटर, जब भी मैं 680 नैनोमीटर से ज्यादा लाइट यूज करूं, या फिर मैं केवल 700 नैनोमीटर की मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करूं, तो बताओ ये होते हुए भी एक्ट करेगा? यानी यहां से इलेक्ट्रॉन आने बंद हो जाएंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने चालू करेंगे, और जितने भी NADP होंगे उन्हें सैचुरेट कर देंगे, यानी NADP भी कम, फिर भी इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे। उन इलेक्ट्रॉन को कहां जाना पड़ेगा? कब? जब सनलाइट 680 से फ्लैश ऑफ लाइट की कॉन्टिन्यूसली अगर मैं 680 नैनोमीटर से ज्यादा लाइट लूं, तो बताओ PS2 काम करेगा कि नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि PS2 मैक्सिमम कितनी सनलाइट, उससे ऊपर उसकी दम, उसके ऊपर PS1 की दम है। कब तक? 700 नैनोमीटर की लाइट यूज करूंगा तो कौन एक्ट करेगा? PS1। PS2 ने काम करना बंद कर दिया, PS1 है, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? NADP, और वो NADP को भी सैचुरेट कर देगा। अब इलेक्ट्रॉन फिर भी आना जारी रहेंगे, वो कहां जाएंगे? ETS, और ETS से गुजरे तो क्या बनाएंगे? ADP से ADP। कब? When they use monochromatic light, मोनो मतलब वन वेवलेंथ की लाइट, वो भी मोर देन 680, एंड दिस इज नोन एज फार रेड लाइट। कौन सी? और इसी को हम लोग इमर्सन के इफेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। बुक में ना होने के बावजूद भी क्वेश्चन आया, और वो मैं कभी ना कभी आपको पढ़ाऊंगा जब मैं रेड लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की डिटेल पढ़ाऊंगा। लेकिन यहां दिमाग सबको लगाना चाहिए था। बैठो। और तुमको किसने बताया? रट्टा मास्टर, दिमाग लगाया, झूठ। पता था, पहले से पता था, उसको पता तो उसको भी था। हम उनको ट्राई कर रहे थे जिनको पता नहीं था, वो दिमाग लगा सकते हैं क्या? कैसे लग सकते हैं कि PS1 में 700, PS2 में 680 से ज्यादा यूज किया तो PS2 काम। अच्छा बताओ,
चाहे PS1 काम करे चाहे PS2 काम करे, ETS में कौन सी हाइपोथेसिस लगेगी? और केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस लगेगी तो क्या बनेगी? ATP। अगर केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ना होती तो ATP। इसका मतलब फोटो फास्फोराइलेशन के लिए इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस केमी। सो नेक्स्ट टॉपिक शुड बी, आज मैं तुम्हें 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूं क्योंकि तुम झेल नहीं पाओगे, नहीं झेल पाओगे। कौन घंटा लगेगा? जाओ, टेक केयर, गुड लक, बाय। पहले वैसे आज थैंक यू वेरी मच, आज आप लोगों ने सबसे अच्छा पढ़ा। आज आपने बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा और बहुत कम समय में ज्यादा गेन किया। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। बच गया, इसको पीछे रख दो, पीछे रखो इसे, नहीं रख। सनलाइट आ रही थी PS1 से प्राइमरी सेक्टर तक जा रहा था ना, तो जब उसको काट
एनर्जी बोले थे। अच्छा उस टाइम ना हम भी कंफ्यूज है, लोअर एनर्जी हायर एनर्जी फिर कर रहे हाई एनर्जी।